हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एम जी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट 15। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हमारा पहला प्रश्न है। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न है, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बारबक शाह और बैलो लोधी। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इब्राहिम लोधी। इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया है केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे और राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ये दयानंद सरस्वती हो जाएगा। दयानंद सरस्वती इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो पाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे, जो कि आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो वो जो धातु मिली थी वो तांबा धातु मिली थी, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा धातु जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ पर तांबा धातु मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर। 5 नंबर कहता है कि प्राचीन शहर हम्पी, यहाँ भरना है, साम्राज्य की राजधानी था। तो किस साम्राज्य की राजधानी था? तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, अर्थात ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। यहाँ भर देना पड़ेगा विजयनगर, यहाँ भर देंगे विजयनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर है। 6 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? अभियुक्त नहीं था पूछा गया है। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र नाथ लैडी भी थे, लेकिन भगत सिंह नहीं थे। भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह नहीं थे ये काकोरी ट्रेन डकैती वाले मामले में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो दोस्तों थी एनी बेसेंट। वो थी एनी बेसेंट। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 8 नंबर। 8 नंबर कहता है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू किया था वो आपका किया था बॉम्बे से। कहाँ से किया था? बॉम्बे से किया था, अर्थात बॉम्बे इसका ऑप्शन ये में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था? तो दोस्तों, पिंगली वेंकैया थे। कौन थे? पिंगली वेंकैया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? तो मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये इस लेखनों में से नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर कहता है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने % आर्गन है? तो आर्गन की अगर बात करें दोस्तों तो वो 1% है। कितना है? 1% आर्गन है, तो इसका 1% सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर। निम्न में से किस राज्य में अस्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एमपी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 14 नंबर। मित्रों, 14 नंबर की अगर बात करते हैं तो इसमें दिया गया है, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें हो जाती हैं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये आपका काली मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका काली मिट्टी हो जाएगा, ये इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये है
भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी किस प्रकार का द्योतक है? तो जी का द्योतक है वो ग्रास से है। ग्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो 16 नंबर क्वेश्चन मित्रों कहता है, यह है एन इजी ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो जो श्रेय दिया जाता है वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस को दिया जाता है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन मित्रों हमारा है। 17 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कहता है कि वर्ष 2023 के लिए 64 देशों के विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो स्थान मित्रों है जो 40वां स्थान है, अर्थात बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40वां स्थान। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? तो उपभोक्ता अधिकार की बात करते हैं तो ये हर जाने की अपेक्षा का अधिकार है। ये हर जाने की अपेक्षा का अधिकार, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 19 नंबर। 19 नंबर कहता है भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? तो मित्रों वो कृषि और सहकारिता विभाग होता है। भारत सरकार जो है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करता है, कृषि और सहकारिता विभाग का करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो हाथों से लिखने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 21 नंबर। 21 नंबर कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद है 153। अनुच्छेद कौन सा है? 153 है, जो कि ये ऑप्शन में दिया गया है। अब आते हैं अगला देखते हैं। तो अगला का क्वेश्चन कहता है 22 नंबर। 22 नंबर कहता है भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे यानी सूट से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भाग 12 हो जाएगा, अर्थात ये भाग क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट 23 नंबर। दोस्तों 23 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर कहता है किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु की बात करें मित्रों तो 35 साल है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये 35 साल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, यह है मित्रों 25 नंबर क्वेश्चन। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो कुल 9 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर। तो 26 नंबर देख लेते हैं। ये कहता है 26 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, ये है प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? भरना है, तो वो कहलाती है त्वरण। क्या कहलाती है? त्वरण। और त्वरण यहाँ भर देना है, ठीक है, त्वरण यहाँ भर देना है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं 27 नंबर। 27 नंबर कहता है कि लेंस की क्षमता यानी एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? तो दोस्तों निरूपित किया जाता है वो डी से निरूपित किया जाता है। लेंस की क्षमता जो होती है वो डायोप्टर में मापी जाती है, डायोप्टर में, तो वो लेंस की क्षमता डी से निरूपित करते हैं, डी फॉर डायोप्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पानी के अणु में यहाँ भरना है हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा मित्रों ये हो जाएगा 2 परमाणु होते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो यहाँ 2 भर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। तो ये कहता है कि यहाँ भरना है मिश्र धातु कॉपर टिन का मिश्रण है, तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बेल मेटल। बेल मेटल ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेल मेटल यहाँ उठा के भर देना है, तो इसका ये जवाब सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यह है 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो दोस्तों जल जनित बीमारी जो होती है वो हैजा होती है, हैजा होती है, जो कि खतरनाक बीमारी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर कहता है कि 3 से, अब ये मैथ्स के पोर्शन है, तो 3 से अविभाज्य जो 8 सबसे छोटी समप्राकृतिक संख्या का औसत है वो ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो इस क्रम में अगर देखा जाए दोस्तों
तो जो 3 से अविभाज्य हैं, अर्थात यहाँ लिख लेते हैं 3 से अविभाज्य ये कुल जो प्रथम 8 संख्याएं हैं, प्रथम जो 8 संख्याएं हैं तो कौन कौन सी हैं? तो ये है 2 + 4 + 8 + 10 + 14 + 16 + 20 है + 22 है। कुल मिला के 96 हो जाता है। 96 आता है, जोड़ लेते हैं तो जो 4 2 6 8 6 14 14 4 18 18 और 2 20 4 24 24 और 2 26। ये 26 6 हो गया, 2 हो गया, 2 2 1 3 1 4 5 और 2 7 और 2 9 हो गया, कुल 96 आ गया। अब संख्या देख लेते हैं तो ये कुल 8 हैं, ये पहले दिया गया है तो 8 से काट देते हैं इसको, तो ये 12 बार जाएगा तो 12 8 96, यानी ये 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर है मित्रों। तो 32 नंबर कहता है एक कार 10% के लाभ पर 66,000 में बेची गई, यदि इसे 600 अधिक में बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ कितना होता है? तो इसका जो है कार का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो कार का जो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो कार का जो है क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य की बात करें तो ये दोस्तों है 66,000। तो ये 66,000 गुणे हो जाएगा ये 100 और बटा 100 + 10 हो जाएगा, अर्थात 110 हो जाएगा। तो इसको मिटा के लिख देते हैं 110, डायरेक्ट इसको 110 लिख देते हैं। तो मित्रों ये 110 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। तो 11 का नाम 11 6 का 66 यानी 6,000 हो गया। 6,000 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 60,000 हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा। और जो नया हमारा ये पहले तो आ गया 60,000, इसको यहाँ लिख लेते हैं 60, ये 60,000 हो जाएगा। उसके बाद नया जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य जो हो जाएगा दोस्तों, ये विक्रय मूल्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा 66,000 और प्लस 600 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जो है 600 अधिक में बेचा जाता है। तो इसको जब जोड़ देंगे तो 600 यहाँ जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 0000666 अर्थात 66,600, 66,600 इसका उत्तर आ जाएगा। अब लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो लाभ का परसेंट निकाल लेते हैं दोस्तों, यानी प्रॉफिट का परसेंट निकालते हैं। तो इसमें देखते हैं ये है 666 और 00 माइनस 60,000 घटा देंगे, 60,000 घटा देंगे और ये बटा हो जाएगा 60,000। चलिए इसको फ्रेश रूप में लिखते हैं। तो ये लिखेंगे पहले लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत लिखेंगे, ये प्रतिशत में लिखेंगे। तो ये लिखेंगे 66,600 और माइनस में हो जाएगा 60,000, उसके बाद ये बटे के रूप में हो जाएगा 60,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मित्रों ये हो जाएगा, अगर इसको घटाया जाएगा तो ये कुल मिला के हो जाएगा 6600, ये हो जाएगा 6600 बटा 600 हो जाएगा। अब यहाँ काट देते हैं, 2 0 कट गया, 6 का नाम 6 और 11, ये 11% आ जाएगा। 11% इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो 11% ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं मित्रों, तो 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये दिया गया है कि यहाँ 3 है, प्लस है 1 + 1/3 है और ब्रैकेट के अंदर 3 - 4 जो भाग दिया है 3 से, प्लस 1/4 और 2/4 है। तो इस तरह इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। एक लाइन तो लिखा ही है, अब दूसरा लाइन यहाँ लिखते हैं। तो 3 प्लस लिखते हैं, उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर 1 + 1/3 इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा ये 3 - 4 बटा, ये ब्रैकेट के अंदर 3 - 4/3 इसको लिख लेते हैं। ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस हो जाएगा 1/4 और 2/9, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये दोस्तों हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे इसको लिखेंगे तो ये 3 यानी हो जाएगा, ये इधर 4 4 3 12, तो 4 दूनी 8 और ये 3 हो जाएगा। तो 8 3 11/12 हो जाएगा, 11/12 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस हो जाएगा ये 4/3, 3 + 4/3 कर देंगे इसको। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 4/3 और -3, ये -3 यहाँ हो गया। उसके बाद प्लस 11/12 लिख देते हैं। इतनी बात समझ में हो जाएगी। प्लस इसको काट देते हैं माइनस से। अब ये 4/3 और 4/3 ये 8/3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 11/12।
11/12 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये 12 दिया गया है और 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम 12 ले लेते हैं। अब यहाँ जो है 3 दिया गया है तो 12 चौक 48 हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, ये 12 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4×8 और प्लस में हो जाएगा 11/12, यानी दोनों का इधर 12 आ गया तो ये 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 11 हो जाएगा बटा 12 हो जाएगा। तो 32 और 11 में जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 43/12 आ जाएगा, 43/12 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 43/12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये कहता है कि वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 28, 32, 56 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले तो इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के क्रम में अगर देखें तो ऐसे इसको लिखते हैं, ये 28 हो गया, 32 हो गया, 56 हो गया, ये दिया गया है। अब क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। तो 2 से 2 का नम 2 और 2 चौक 8, ये 2 हो जाएगा 16, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 28 हो गया। 2 से फिर काटते हैं, 2 7 14 हो गया, 2 16 हो गया, 2 14 हो गया। 2 से फिर काटते हैं तो 7 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 7 14 हो गया। फिर 7 से काटते हैं और फिर 4 से काट देते हैं, 7 के बाद 4 से काट देते हैं। अब इसका ओवरऑल जो मान बना ये दोस्तों बना, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 7 × 4 इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56 हो जाएगा और 56 दिया है, 56 चौका, तो 4 6 24 हो जाएगा और 2 और 4 5 20, 2 22, यानी 224 कुल मिला के उत्तर आ जाएगा, 224 हो जाएगा। अब 224 को और आगे सॉल्व करते हैं तो वर्ग संख्या की बात की गई है। तो यहाँ वर्ग संख्या बना लेते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7 और × 4, तो ऑटोमेटिक है 2 × 2 या 4 कर देते हैं। अब इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा जो है हल करने पर आएगा 3136, 3136 आएगा, जो कि ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में दिया गया है 3136, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये है 35 नंबर। 35 नंबर देखते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो गया था 3136। चलिए 35 नंबर देखते हैं। तो ये दिया गया है 119 स्क्वायर माइनस 116.4 स्क्वायर और 119.5 माइनस 116.4, ये मान ज्ञात करना है। तो मान इसका ज्ञात कर लेते हैं। इसमें जो फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगता है, अर्थात एक ब्रैकेट में हो जाएगा a + b और दूसरे में हो जाएगा a - b हो जाएगा। अब इसको चलिए हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के क्रम में अगर देखा जाए तो ये बराबर है 119.5 प्लस हो जाएगा 116.4 हो जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 119.5 माइनस 116.4, ये हो जाएगा बटे के रूप में अगर देखा जाए, बटा जो हो जाएगा दोस्तों, तो ये बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 119.5 माइनस 116.4। ओवरऑल इसको जो घटाएंगे तो 119.5 प्लस 116 हो जाएगा 4। इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे और इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर ये आएगा 235.9, 235.9 जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 235.9 आता है। तो 235.9 ऑप्शन ये में दिया गया है। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन पर। तो 36 नंबर कहता है, 36 नंबर कहता है जो कि हिंदी से लिया गया है। तो यह आग्रह का विलोम बताना है, आग्रह का विलोम बताना है। तो आग्रह का जो दोस्तों विलोम होता है वो दुराग्रह होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आग्रह का होता है दुराग्रह। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किए हुए को मानने वाला, तो किए हुए को जो मानने वाला होता है वो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये है 38 नंबर है दोस्तों। तो 38 नंबर कहता है सलिल किसका पर्यायवाची शब्द है।
तो 38 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सलिल जो पर्यायवाची है दोस्तों वो जल का है। किसका है? जल का है। ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 39 नंबर कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। तो हाथ मलना का जो हो जाएगा, तो हाथ मलना का क्या हो जाएगा? पछताना। जैसे कहते हैं हाथ मलते रह गए तो पछताते रह गए, कुछ हुआ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला इंग्लिश का पोर्शन है। एक प्रश्न 40 नंबर पहले देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देख लेते हैं। अनिष्ट है, अनिष्ट है, अनिष्ट है। तो ये वाला जो सी ऑप्शन है इसका ये करेक्ट आंसर है। अनिष्ट होता है। क्या होता है? अनिष्ट होता है। ये सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इंग्लिश का पोर्शन दिया गया है जो 41 से 43 तक का है। इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद सीधे आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कहता है कि वन ऑफ द पुअर, ये कहता है वन ऑफ द पुअर बेट्राइड मॉरिन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डिसलॉयल, यानी डिसलॉयल जो है टू, बी डिसलॉयल टू इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। तो 42 नंबर कहता है ये व्हाट रिवार्ड वुड दी किंग गिव फॉर एनी वन हु फाउंड मॉरिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ही वुड गिव 500 गोल्ड कॉइन्स इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 43 नंबर। तो कहता है हु बेट्रियार्ड मॉरिन, इसका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। वन ऑफ द पुअर बेट्रियार्ड मॉरिन इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। तो 44 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका जो वर्ड दिया गया है, वर्ड को साफ साफ शब्दों में देख लेते हैं, बड़े अक्षरों में लिखा गया है। तो यह ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ऑब्स्ट्रक्शन का दोस्तों हो जाएगा हिंड्रेंस, हिंड्रेंस इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी विलोम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका है फार्मर, फार्मर का जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा लेटर, ये हो जाएगा लेटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन दे लेते हैं। तो 46 नंबर कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो सांप का होता है सांप का होता है रेगना, सांप रेगते हुए चलता है। तो घोड़ा क्या करता है? तो दोस्तों घोड़ा जो होता है सरपट दौड़ता है। कैसा चलता है? सरपट, ये दौड़ता रहता है। तो सरपट दौड़ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है 47 नंबर। तो इसमें दिया गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यदि COMMITL को ACILMMOT लिखा जाता है तो ठीक उसी प्रकार से INTEGRAL को कैसे लिखा जाएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो जैसे दोस्तों इसको इस तरह से लिखा जाता है तो इसका जो उत्तर आ जाएगा, इसका जो उत्तर आ जाएगा दोस्तों ये आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ जाएगा। जिस प्रकार इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको जो है लिखेंगे AEGIELNRT, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो नेक्स्ट है दोस्तों 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है ये है चार संख्या, चार संख्या जो है ये चार संख्या ट्रिक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। उस असंगत को छांटना है। तो चलिए विकल्पों के माध्यम से इसको छांट लेते हैं। तो आ जाते हैं 48 नंबर क्वेश्चन हमारा चल रहा है इस समय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, विकल्पों को देखते हैं, क्योंकि विकल्प के सिवा और कुछ नहीं है, विकल्प ही विकल्प है। तो विकल्प में देखते हैं। तो विकल्प ये के अनुसार अगर देखेंगे तो ये 38 दिया है, 38 है, 924 है और 33 है। अब क्या करते हैं, तो ये 8 तिरिक 24 हो गया। अगर इधर आते हैं तो ये 24 और 8 तिरिक 8 और 3 यानी 8 गुणे 3, ये वाला 8 तिरिक 24 हो गया। तो ये 3 तिरिक का 9 हो गया। तो ये 3 तिरिक का 9 हो गया। सेम पैटर्न पर आधारित बी वाला देख लेते हैं। तो 23 का हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो गया और ये 7 छक 42 हो गया। तो ये भी सही है। अब दोस्तों तीसरा सी ऑप्शन से लेते हैं। तो ये दोस्तों ये 50 25 हो जाता है और ये हो जाता है 6 9 54, तो यहाँ आ जाता है। तो ये भी सही है। अब देखते हैं, चलिए डी पर देखते हैं क्योंकि सभी सही हैं।
तो ये हो जाता है 4×3 12 हो जाता है, जबकि 6 है, और 3 दूनी 6 हो जाता है, जबकि 12 है। तो ये दोनों जो है फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये सबसे भिन्न है और सबसे जो असंगत है उसी को हमको बताना है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी क्या होगा मित्रों? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर है। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, वो मेरी सास के इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है। उस लड़के का आदित्य से क्या संबंध है? तो सबसे पहले भैया आदित्य कहता है, तो आदित्य को बना लेते हैं ए फॉर आदित्य। ए फॉर आदित्य हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। अब ये कहता है कि लड़का जो आदित्य है इशारा करते कहे फोटो की तरफ करता है, और ये कहता है वो मेरी सास की इकलौती। अब सास इधर सास लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं सास। ये सास इनकी हो गई, इनकी इकलौती पुत्री हो गई, तो यहाँ आ गई है। अब इकलौती पुत्री की बात, अगर सास की इकलौती पुत्री है तो जाहिर सी बात है वो पत्नी ही होगी, ये कॉमन सेंस है। अगर इकलौती पुत्री की बात करता है तो वो उसकी पत्नी ही होगी, तो ये उसकी पत्नी हो गई, यानी पत्नी हो गई। अब फिर कहता है इसका पुत्र भी है, तो इसका पुत्र जो है उसकी तरफ वो इशारा करता है। तो अगर बात करें ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो ये इसका बेटा होगा। तो इसका बेटा होगा तो ऑप्शन दिया गया है पुत्र, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी इज राइट आंसर। चलिए ऑप्शन देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है संध्या का जन्मदिन 15 अगस्त को तथा मीना का जन्मदिन 25 जून को पड़ता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार था, उस दिन जो है मीना के जन्म के दिन बुधवार था, तो उसी वर्ष संध्या का जन्म किस दिन पड़ेगा? तो चलिए भैया इसको सॉल्व करते हैं। तो मीना का जो जन्मदिन है वो बुधवार को हुआ था, ये बुधवार देख लेते हैं, लिख लेते हैं बुधवार 25 जून को। अब ये बुधवार था उस दिन, तो उस दिन 25 जून था, ये भी दे दिया है। 25 जून को पड़ता है तो बुधवार को पड़ता है, ये जाहिर सी बात है। अब 21 जून से लेकर के और 15 अगस्त तक के डेट को निकालते हैं, जिसमें विषम दिनों की संख्या। तो जून में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये कुल 5 दिन हो गए। इसी प्रकार जुलाई में देखा जाए, जुलाई में अगर बात करते हैं तो ये 31 दिन का होता है। अब अगस्त में कुल 15 दिन हो जाएगा, तो ये जोड़ देंगे 5 1 6, 6 5 11 हो जाएगा। 5 1 6 5 11 हो जाएगा। 3 1 4 5 51 दिन कुल मिला के आ गया। कुल मिला के 51 दिन हमारा आ गया। अब 51 को 7 से काट देते हैं, तो 7 7 49 हो जाएगा, अर्थात विषम दिन 2 बज गया। अब मित्रों बात करते हैं, अगर 15 अगस्त को बुधवार है, अगर 15 अगस्त को बुधवार है, 15 अगस्त यहाँ लिख देते हैं, तो 2 और जोड़ दीजिए, तो बुधवार के बाद जो है बृहस्पतिवार होगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो 2 जोड़ने पर ही हो जाएगा शुक्रवार। और शुक्रवार जो दिया गया है वो किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं 51 नंबर। तो 51 नंबर कहता है मित्रों, ये कहता है कि भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो जो पहला आईआईटी सेक्टर है, अर्थात पहला आईआईटी परिसर है, वो किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों तंजानिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तंजानिया में किया जाएगा। ये सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? तो वो भारत की अध्यक्षता में हुआ है। भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है 53 नंबर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इस्तीफा देने वाले हैं हर्ष चौहान। हर्ष चौहान जो है इस्तीफा देने वाले हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर कहता है जून 2023 में भारत के किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉन्वेंट INS कृपाण जो है उपहार में दिया है? तो किसको दिया है? तो दोस्तों ये वियतनाम को जो है दिया गया है, अर्थात भारत ने जो है इसको वियतनाम को यह उपहार स्वरूप दिया है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 55 नंबर। 55 नंबर कहता है मित्रों, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NIA। ऑप्शन ये है इसका NIA। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। तो मित्रों 56 नंबर कहता है कि युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नई दिल्ली इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। तो 57 नंबर कहता है
ये किस भारत राज्य ने B.R. अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये दोस्तों राज्य की अगर बात करते हैं तो ये तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य के द्वारा जो है B.R. अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की गई है। अब आते हैं 58 नंबर, तो 58 नंबर भी देख लेते हैं। तो मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो दोस्तों वो कहाँ किए गए हैं? तो उसका सही जवाब हो जाएगा बुरुंडी। ये बुरुंडी जो है ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ दर्ज किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर। 59 नंबर कहता है दोस्तों, ये कहता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आइसलैंड हो जाएगा। आइसलैंड इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसमें दिया गया है जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है A.P. शाही को। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, A.P. शाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है हीराकुंड बांध, यानी 61 नंबर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। तो सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो मित्रों ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 63 नंबर कहता है दोस्तों ये है लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये है मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मोनपा जनजाति इज राइट आंसर। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 64 नंबर, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर मित्रों हो जाएगा, वो हो जाएगा विश्वेश्वरैया। तो M विश्वेश्वरैया जो है, M विश्वेश्वरैया इनका नाम है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 65 नंबर है। 65 की बात करें तो निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो मध्य प्रदेश की नृत्य शैली की अगर बात करें तो ये माचा है। माचा है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 66 नंबर फिर देख लेते हैं। तो 66 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो दोस्तों होती है वो कर्णाली होती है। कौन होती है? कर्णाली होती है। डी इसका जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 67 नंबर। 67 नंबर कहता है किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो किरण देसाई ने जो पुस्तक लिखी है दोस्तों वो लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इसका पुस्तक का नाम है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई दिसंबर 1946 में हुई थी। दिसंबर 1946 में हुई थी। अब आ जाते हैं दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये कहता है निम्नलिखित वैसे किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद है। अब आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा प्रतिनिधित्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। पुदुचेरी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 71 से 75 तक के गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़ लेना है जल्दी से। उसके बाद इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश जो है, गद्यांश बिना पढ़े हुए चलते हैं, आपको पढ़ लेना है गद्यांश। एक बार इसको धीरे से ऐसे स्क्रॉल करके और पढ़ते चले जाइएगा। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर असुविधा होती है। अब इस गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न दिया गया है 71 नंबर। इस गद्यांश को ऐसे आपको एक तरफ से पढ़ लेना है ताकि दिमाग में बना रहे। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। तो 71 नंबर क्वेश्चन मित्रों कहता है दिए गए लेख में से लेखक किस बात की कल्पना कर रहा है? तो ये कल्पना की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, कौन सी कल्पना कर रहा है? तो ये कर रहा है शिक्षण मशीन के प्रयोग से होने वाले परिवर्तन की जो कल्पना कर रहा है लेखक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो 72 नंबर कहता है कि शिक्षण मशीनों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो शिक्षण मशीनों के वर्गीकरण का आधार मित्रों जो है अध्ययन को सरल बनाना है। अध्ययन को क्या करना है? सरल बनाना है। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। तो ये अभिक्रमित अध्ययन क्या है? तो अभिक्रमित अध्ययन की बात करें एक प्रकार की शिक्षण विधि है। एक प्रकार की शिक्षण विधि है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब आता है 74 नंबर। तो ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये डी है, टीचिंग मशीन और अभिक्रमित अध्ययन एक ही हैं। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। तो 75 नंबर कहता है ये कहता है ब्रिस्टल द्वारा बनाई गई मशीनों का सर्वाधिक प्रयोग
शिक्षा की किस शाखा में किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा विज्ञान की क्षेत्र में किया जा सकता है। अब आते हैं 76 से 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अनुच्छेद दूसरा दिया गया है, इसको आपको धीरे धीरे करके पढ़ लेना है, उसके बाद तभी प्रश्न जो है उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न के उत्तरों को देख लेते हैं और इसको देखते हैं। तो ये अनुच्छेद पूरा हुआ। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद में इस बात की ओर संकेत किया गया है, किस बात की ओर किया गया है मित्रों? तो किस बात की ओर किया गया है? तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा, बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को खिलौने बना लेते हैं। अपने आसपास की चीज़ें जो होती हैं, बच्चे उसका क्या करते हैं? खिलौने की चीज़ें बना लेते हैं। तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर। ये कहता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, खिलौने बनाने में अपनी रचनात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने लगते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर। 78 नंबर मित्रों कहता है कि खिलौने बच्चों को यहाँ बढ़ाता है। तो क्या बढ़ाता है? तो ये सृजनात्मकता को बढ़ाता है। अब आते हैं 79 नंबर पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ बच्चे के लिए दूरबीन बन सकती है? तो मित्रों ये है टूथपेस्ट का खाली डिब्बा। टूथपेस्ट का खाली डिब्बा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आ जाते हैं धीरे से 80 नंबर क्वेश्चन पर। तो 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की रचनात्मक ऊर्जा को उभारने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये दोस्तों अनुपयोगी परंतु सुरक्षित सामान दे सकते हैं। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के 80 नंबर क्वेश्चन, यानी कुल 1 से 80 तक के क्वेश्चन थे। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।